वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी बाय फैक्शन नीट। दिस इज नीलाद्री सर और आज हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सो बिफोर वी स्टार्ट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, हमको चार चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। द फर्स्ट इज हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में जो मैंने रिलेशन कराया था लास्ट क्लास में। द फर्स्ट थिंग इज 1 हीमोग्लोबिन कैन बाइंड टू 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और 100 ml ब्लड मीन्स 15 ग्राम हीमोग्लोबिन और वो इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन कैन ट्रांसपोर्ट 5 ml ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। इसका मतलब क्या है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट, ये जो ऑक्सीजन है ये आया यहाँ पे ब्लड पे, इट विल बाइंड टू हीमोग्लोबिन और ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसने फॉर्म किया। इस चीज़ को कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन पार्ट। एंड टिश्यू लेवल पे जाके ये डिसोसिएट हो गया। वहाँ पे जब टिश्यू के पास आया हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन डिसोसिएट होकर वहीं पे गया, बिकॉज इट विल बाइंड विद ग्लूकोज एंड गिव एनर्जी। अभी ये जो चीज़ है, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं सैचुरेशन, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन का काउंट बढ़ रहा है। मतलब से दिस इज हीमोग्लोबिन, ये है हिम पार्ट। एक ऑक्सीजन बाइंड किया 25% सैचुरेटेड, 2 ऑक्सीजन बाइंड किए 50% सैचुरेटेड, 3 ऑक्सीजन बाइंड किया 75% सैचुरेटेड, 4 ऑक्सीजन ने बाइंड किया 100% सैचुरेटेड। तो ये सैचुरेशन जो होगा तभी होगा जब ऑक्सीजन आके बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक। और टिश्यू लेवल पे जाके से एक ऑक्सीजन निकल गया मतलब 25% डिसोसिएटेड, 2 ऑक्सीजन निकल गया मतलब 50% डिसोसिएटेड, 3 ऑक्सीजन निकल गए मतलब 75% डिसोसिएटेड। तो ऐसे में यहाँ पे अभी देखूंगा कि एल्वियोलाई लेवल पे क्या होता है, सैचुरेशन, और वहीं पे जब टिश्यू लेवल आएगा वहां पे क्या होगा, डिसोसिएशन। सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। जो एसोसिएशन होगा या फिर सैचुरेशन होगा, इसका एसोसिएशन भी कहा जाता है, इसका ऑपोजिट एसोसिएशन या फिर सैचुरेशन, इट टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑन द एल्वियोलाई लेवल। और जो डिसोसिएशन होगा दैट इज फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज, इट टेक प्लेस एट द टिश्यू लेवल। और यहाँ पे जो मैंने हीमोग्लोबिन का काउंट मैंने लिखा, इसके रिगार्डिंग हमको एक चीज़ पहले ही मालूम होना चाहिए कि जो ऑक्सीजन है इसका 97% ऐसे हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड करेगा और बाकी सिर्फ 3% के आसपास इट विल बी इन प्लाज्मा, दैट इज इन डिसॉल्व्ड स्टेट। एज पर एनसीईआरटी इसको कहा जाता है डिसॉल्व्ड स्टेट। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, 3% ऑफ ऑक्सीजन विल बी इन डिसॉल्व्ड स्टेट इन प्लाज्मा, 97% ऑफ हीमोग्लोबिन विल बी bound to 97% of oxygen will bind to hemoglobin and they will form something called oxyhemoglobin। और लास्ट क्लास में मैंने बताया था दिस इज ऑक्सीजनेशन नॉट ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट वी विल मूव इनटू द पार्ट कॉल्ड डिफ्यूजिंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन, डायरेक्ट एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है ये, एक ही लाइन में एनसीईआरटी ने इसको लिख दिया कि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मेनली अगर डिफ्यूजिंग कैपेसिटी की हम बात करें, इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। द फर्स्ट फैक्टर इज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन मतलब आप खुद सोच के देखो, ये मेम्ब्रेन इतना पतला है और यहाँ से यहाँ पे डिफ्यूजन होना है, और ये मेम्ब्रेन इतना थिक है और यहाँ से यहाँ पे डिफ्यूजन होना है। तो कहाँ पे डिफ्यूजन फास्ट होगा, यहाँ। दैट इज जब थिकनेस कम हो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी विल बी मोर, और थिकनेस अगर ज्यादा हो डिफ्यूजिंग कैपेसिटी विल बी लेस। इट मीन्स वी कैन से थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूजन या फिर डिफ्यूजिंग कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। विथ थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन दिस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिर पार्शियल प्रेशर, लास्ट क्लास में मैंने बोला था गैसेस फ्लो फ्रॉम देयर हाई पार्शियल प्रेशर टू देयर लो पार्शियल प्रेशर। दैट मीन्स इसके साथ क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड द लास्ट पार्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। अभी जाहिर सी बात है जो गैस ज़्यादा सॉल्युबल होगा उसका डिफ्यूजिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा, मतलब जो ज़्यादा अच्छे से सॉल्युबल हो पाएगा, ज़्यादा जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा, जिसका सॉल्यूशन परसेंटेज ज़्यादा होगा इट विल डिफ्यूज फास्टर। मतलब इसके साथ भी क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन, इसके साथ भी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दैट इज वी कैन सिंपली से, अगर अभी हमको पूछा जाए कि डिफ्यूजिंग कैपेसिटी किन 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, द फर्स्ट फैक्टर विल बी थिकनेस, थिकनेस के साथ इनवर्स रिलेशन, पार्शियल प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन, और सॉल्युबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। यहीं पे हमको एक चीज़ और जानना है कि दिस सॉल्युबिलिटी, एक इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी ने दिया है, CO2 का ज़्यादा है देन ऑक्सीजन। कितना ज़्यादा, 20 to 25 टाइम्स।
द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर देन ऑक्सीजन। कितना ज़्यादा है? फॉर अप टू 20 to 25 टाइम्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इन द केस कॉल्ड नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अभी इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, एक बार याद कीजिए कि अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो तब यहाँ से मतलब ये जो हीमोग्लोबिन है ये कितना ऑक्सीजन छोड़ेगा, क्योंकि जाता है कंप्लीट, इसके पास कितना था याद करके देखिए 20 ml, 20 ml इन 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड में इसके पास था 20 ml ऑक्सीजन। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज़ 20 ml ऑक्सीजन। अब यहाँ से अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन 20 ml में से कितना भेजेगा ऑक्सीजन? इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इट डिलीवर्स 5 ml। याद है आपको ये चीज़ हमने किया था लास्ट क्लास के दो केस में, लास्ट दो केस। और वहीं पे अगर ये टिश्यू अभी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में है, वहीं पे अगर एक्सरसाइज हो तब इसका कितना जाएगा? 3 टाइम्स। मतलब यहाँ पे है 20 ml और यहाँ पे टिश्यू में अभी बॉडी में एक्सरसाइज चल रहा है, मतलब यहाँ से 15 ml भेज देगा। दैट इज ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 15 ml। और जो मीन या फिर P50, इसका मतलब अभी हम समझते हैं। यहाँ पे 20 ml जब था इसने भेजा 5 ml, यहीं पे जब 20 ml था उसने भेजा 15 ml। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स आइदर ये नॉर्मल कंडीशन है या फिर ये एक्सरसाइज है। ठीक, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आप एक चीज सोचिए, टिश्यू में जो प्रेशर पैरामीटर्स थे वो कितने थे? PO2, PCO2 के वैल्यू थे अप्रोक्सीमेटली 40-45। और अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, मतलब वी विल जस्ट सी अबाउट द PO2 ऑफ दिस पार्ट। अभी जाहिर सी बात है, अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में PO2 इज 40, ड्यूरिंग एक्सरसाइज इस टिश्यू को क्या चाहिए? इस टिश्यू को ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑक्सीजन, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें आप यहाँ पे समझे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मतलब यहाँ से यहाँ में ज़्यादा ऑक्सीजन लाना है। अब ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या फिर हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। अगर नॉर्मल केस में इसका प्रेशर 40 है, पार्शियल प्रेशर 40 है और अभी ज़्यादा ऑक्सीजन लाना है, मतलब उसका पार्शियल प्रेशर विल बी लेस देन 40। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, आप समझ के देखिए। अगर मैं यहाँ पे वापस समझाता हूँ इस चीज़ को से, अभी एक जगह ऐसा है कि एक टिश्यू है नॉर्मल, नॉर्मली यहाँ से यहाँ आता है ऑक्सीजन फ्रॉम हाई टू लो। और हाई टू लो क्यों आता है? मतलब क्योंकि यहाँ पे प्रेशर 40 है, यहाँ पे ज़्यादा है। अभी मैंने कहा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है हाई टू लो तो आ रहा है, पर हमें अभी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। अभी आएगा तो हाई टू लो ही। अब ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, मतलब यहाँ पे प्रेशर अगर मैं और कम कर दूँ, लेस देन 40 कर दूँ, तो डिफ्यूजन का जो ग्रेडियंट है वो ज़्यादा हो जाएगा, डिफरेंस जो है ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं जितना पार्शियल प्रेशर लो कर सकता हूँ उतना करूँ तो ऑक्सीजन और भी ज़्यादा आता रहेगा। मतलब अगर यहाँ से यहाँ पे अगर हम देखें कि 5 ml से 15 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो डिफ्यूजन है ज़्यादा हो रहा है, मतलब जो लो है और लो हो गया। हियर अप्रोक्सीमेटली वी सी PO2 इज 20। वहाँ पे कितना था PO2? अभी के लिए PCO2 को हटा देते हैं। वहाँ पे PO2 कितना था? 40। PO2 40, हाई टू लो कितना आया? 5 ml। PO2 20, मतलब 40 से भी कम हो गया यहाँ पे PO2, मतलब हाई टू लो ज़्यादा आएगा। मतलब एक्सरसाइज के टाइम पे दो क्वेश्चन आप सोच के देखिए, आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में दे सकता है। एक्सरसाइज के टाइम में टिश्यू का ऑक्सीजन सप्लाई कितना होता है? ज़्यादा। यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कितना हुआ? 5 ml, यहाँ पे कितना हुआ? 15 ml। अगर पूछे कि एक्सरसाइज के टाइम में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है? कम। इसी जो दो स्टेटमेंट मैंने बोला, इसको एजर्शन रीजन भी दे सकता है। मतलब एक चीज़ सोच के देखो कि अगर 5 ml ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फिर सप्लाई हो रहा है नॉर्मली, और एक्सरसाइज में कितना हो रहा है? 15 ml, ये है इसका 3 टाइम्स, मतलब ज़्यादा सप्लाई हो रहा है। और पार्शियल क्यों ज़्यादा सप्लाई हो रहा है? क्योंकि टिश्यू ने जो नॉर्मल अपना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का 40, उसको और भी लो कर दिया 20 में, इसीलिए जो डिफरेंस है, ग्रेडियंट है, वो ज़्यादा हो गया। मतलब से अगर 95 प्रेशर से यहाँ पे है 95 प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे है 40 प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, हाई टू लो मतलब यहीं पे ट्रांसपोर्ट करेगा। यहाँ पे है 95 प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और यहाँ पे है 20 प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अभी हाई टू लो यहीं पे ट्रांसपोर्ट करेगा। पर कहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होगा? जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा है। यहाँ पे डिफरेंस कम के कारण ट्रांसपोर्ट हो रहा है 5 ml, यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा के कारण ट्रांसपोर्ट हो रहा है 15 ml। ये है एक्सरसाइज वाला केस 20 वाला।
अभी ये चीज़ समझ में आ गया? दिस वॉज हेवीली कॉन्सेप्चुअल पार्ट। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अभी एक केस मैंने ऐसा लिखा कि मीन वाला केस। व्हाट इज मीन? ये है 40, ये है 20। अगर मैं इन दोनों का मीन लूँ, PO2 कितना हो जाएगा? 30। ठीक, अगर PO2 30 है, अभी यहाँ पे देखो, इसका और इसके बीच का अगर मीन 30 है, 5 और 15 के बीच का मीन भी तो 10 है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 10 ml ऑक्सीजन किस प्रेशर पे सप्लाई होगा? 30 में। इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 30, तब 10 ml सप्लाई होगा। अभी इसी चीज़ को हम कहेंगे P50 का केस। इसका मतलब हम समझते हैं, एक चीज़ सोच के देखो, 10 ml सप्लाई हो रहा है, इसका मतलब समझेंगे व्हाट इज P50। 10 ml सप्लाई हो रहा है, मतलब 20 ml को मैंने क्या कहा था? 20 ml में 4 ऑक्सीजन है। क्यों? मतलब एक हीमोग्लोबिन में अगर 4 ऑक्सीजन है, तो मैंने ऐसा एक शॉर्टकट से बताया था कि 20 ml में आप पकड़ लो 4 ऑक्सीजन, मतलब एक ऑक्सीजन का कितना हो गया? अगर मैं बोलूँ 1 ऑक्सीजन इज इक्विवेलेंट टू 5 ml, ऐसा होता नहीं है, पर ये कैलकुलेशन को समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको। फर्स्ट 1 ऑक्सीजन इक्वल टू 5 ml, देन 4 ऑक्सीजन इक्वल टू 20 ml। और यहाँ पे हमने जो देखा था 20 ml ऑक्सीजन था। 20 ml ऑक्सीजन मतलब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अभी यहाँ से अगर 20 ml में से फर्स्ट वाला केस देखो, उसने 5 ml दे दिया, मतलब हम कह सकते हैं कि 4 ऑक्सीजन था और 1 ऑक्सीजन उसने छोड़ दिया। ये वाला केस समझ में आया? एक बार सोच के देखो, 20 ml में से अगर 5 ml उसने दे दिया, मतलब 1/4 दे दिया, मतलब उसके पास अगर 4 ऑक्सीजन है तो उसने 1 ऑक्सीजन डोनेट कर दिया, मतलब डिसोसिएट हो गया। तो इस केस को मैं क्या कह सकता हूं कि यहाँ पे 1 डिसोसिएट हो गया, मतलब 3 अभी भी बाकी है। ये जो केस है, पहला वाला जो केस है, 5 ml है, मतलब से दिस इज हीमोग्लोबिन। O2 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 5 5 5 5 टोटल हो गया 20 ml से। अगर यहाँ से मैंने एक को छोड़ दिया तो मैंने कितना छोड़ा? 5 ml छोड़ा आउट ऑफ 20 ml। यही तो पहला वाला केस है, समझ में आया? तो अगर मैंने 5 ml छोड़ दिया तो मैंने अभी इस मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन बाकी है? 3 बाकी है। दैट इज, कैन आई से इट इज, दिस इज ए केस वेयर देयर इज 75% सैचुरेशन। और वहीं पे अगर मैं बात करूं कितना उसने छोड़ दिया, 1 छोड़ दिया आउट ऑफ 4, मतलब 25% डिसोसिएशन। कैन वी से बोथ ऑफ देम आर सेम? 75% सैचुरेटेड है, मतलब 4 में से 3 उसके पास है, उसका मतलब उसने 1 छोड़ भी तो दिया। ठीक, अभी इस पे आते हैं। 15 ml इसने सप्लाई कर दिया, 20 ml में से 15 ml, 5 5 5 5 20 और 15 उसने दे दिया, मतलब 5 10 15, 15 उसने छोड़ दिया। अगर उसने 3 छोड़ दिए, अभी डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? 75%, और सैचुरेशन कितना रहेगा? 25%। मतलब यहाँ पे आई कैन से परसेंटेज सैचुरेशन। सैचुरेशन मतलब कितना बाकी है? 1 ही बाकी है उसके पास, दैट इज 25%। वहीं पे अगर मैं बात करूं डिसोसिएशन की, दिस डिसोसिएशन विल बी 3 उसने छोड़ दिया, मतलब 75%। अब आता है इस केस में। अभी देखो 20 में से 10 है, 20 ml टोटल और 10 ml सप्लाइड। 10 ml सप्लाइड का मतलब क्या हो सकता है कि उसके पास है 4, हर एक कितना कितने का है? मैंने बोला 5 ml 5 ml 5 ml और 5 ml। 10 ml सप्लाइड मतलब 10 ml उसने छोड़ दिया, तो परसेंटेज सैचुरेशन विल बी अप्रोक्सीमेटली 50%। और वहीं पे अगर परसेंटेज डिसोसिएशन की बात करो, वो भी कितना हो जाएगा? 50%। मतलब इट इज ए केस वेयर हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है उसने 2 ऑक्सीजन छोड़ दिया और 2 अपने खुद के पास रखा, मतलब डिसोसिएशन भी 50%, सैचुरेशन भी 50%। अब ये जो है इसी को P50 कहा जाता है। P50 मतलब अब जब हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेटेड हो तब उसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 30। इफ हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड, उस सैचुरेशन में PO2 कितना होता है? हमने देखा है कि 30 होता है, जो ऑल्दो इसका आइडियल नंबर 26-27 के आसपास होता है, पर एज पर आवर बेसिक कैलकुलेशन वी कैन से इट इज 30। सो दिस इज व्हाट इज द केस। दिस 3 केसेस विल हेल्प मी इन ड्रॉइंग द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और वो जो कर्व है आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, पर यहीं पे है।
अभी हम देखेंगे कि यहाँ से कर्व कैसे हम निकाल सकते हैं। एक बार वापस इसको रिवाइज कर लेते हैं बस। फर्स्ट मैंने कहा कि दिस इज ए, फ्रेश स्लाइड में दिखाते हैं, दिस इज हीमोग्लोबिन का जो ये हीम पार्ट है। अभी हमको पता है कि एक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकते हैं 4 ऑक्सीजन, सो दिस आर दी 4 ऑक्सीजन। अब टोटल हमको पता है कि 20 ml ऑक्सीजन होता है इन 100 ml ब्लड, 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस पे होता है 20 ml ऑक्सीजन। अगर मैं इसमें से हमको बनाना है 20 ml ऑक्सीजन, तो यहाँ पे तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो मैंने सिंपली आपको यही शॉर्टकट कहा है कि एक ऑक्सीजन को आप 5 ml पकड़ लो, इसको भी आप ले लो कि ये 5 ml है, इसको भी आप ले लो 5 ml है, और इसको भी आप ले लो कि ये भी 5 ml है। ऐसा होता नहीं है, वी आर टेकिंग इट एज ए ट्रिक, क्योंकि 20 ml सप्लाई तो होगा, तो इसको मैंने, क्योंकि 4 ऑक्सीजन है, मैंने 5 में मैंने डिवाइड कर दिया, विच विल एटलीस्ट गिव मी इन सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ आवर लेवल। उसके बाद अगर मैंने कहा कि यहाँ से नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 20 ml में वो कितना सप्लाई करेगा, 5 ml। 20 ml में से 5 ml सप्लाई करेगा, मतलब एक वो छोड़ देगा और 3 तो खुद के पास ही रहेगा। अगर 3 खुद के पास रहेगा, सप्लाई उसने 1 किया, मतलब सेचुरेशन, परसेंटेज सेचुरेशन विल बी 75%, और 1 छोड़ दिया इसलिए 25% डिसोसिएशन। अभी अगर मैं बोलूँ ड्यूरिंग एक्सरसाइज, उसने, हमको पता है कि 15 ml है डेटा। अब इसको मैं कैसे समझ सकता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज है, टिश्यू को या फिर सेल को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो उसने 3 ऑक्सीजन दे दिए। अब खुद के पास कितना रहा, फिर एक मतलब उसका सेचुरेशन कितना है, 25%। 3 उसने छोड़ दिया तो डिसोसिएशन हो जाएगा 75%। और लास्ट जो केस है, मैंने बोला मीन ले लो दोनों का, 5 और 15 के बीच में आता है 10। अभी यहाँ पे था PO2 40, यहाँ पे था PO2 20, तो मतलब यहाँ पे PO2 कितना हो जाएगा, 30। यहाँ पे परसेंटेज सेचुरेशन भी कितना आएगा, 50, परसेंटेज डिसोसिएशन भी कितना आएगा, 50। ये परसेंटेज सेचुरेशन सब 50 हो, मतलब डिसोसिएशन भी 50 हो। इसमें जो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, इसको P50 कहा जाता है। P50 इज इक्वल टू 30, which is actually equal to 26, but in our calculation we can take it as 30. PO2 का, P50 का डेफिनेशन वापस, द partial pressure of oxygen when it is 50% saturated. Partial pressure of oxygen when percentage saturation is 50%. तो 50% saturation मतलब ये, इसमें PO2 कितना है, 30 है, इसी चीज को कहा जाता है P50। क्लियर है ये पर? अभी हम जो मैंने अभी कहा था डिसोसिएशन में मूव करते हैं। दी बेसिक डिसोसिएशन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। दिस इज दी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और हमको एक चीज़ यहाँ पे अभी ऑलरेडी वी हैव टू नो दिस थिंग कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस, अंडर एक्सरसाइज और P50, नॉर्मल में 5 ml डिलीवर करता था, एक्सरसाइज में 15 ml, P50 में डिलीवर होता था 10 ml। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितने कितने थे यहाँ पे थे 40, यहाँ पे था 20 और यहाँ पे था 30। ठीक, अभी यहाँ पे मैंने लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे मैंने लिया परसेंटेज सेचुरेशन। यह है परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। फर्स्ट अगर हम देखें, एक केस हम ऐसा लेते हैं, से आइडियली इट इज नॉट 100% बट अप्रॉक्सीमेटली मैं कह रहा हूँ हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेटेड है। हीमोग्लोबिन 100% सेचुरेटेड कहाँ पे हो सकता है, एल्वियोलाई पे या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पे। ऑल्दो ये 100% कभी नहीं होता, उसका मैक्सिमम 96-97% के आसपास होता है। 100% होने का मतलब सारे बॉडी के जितने भी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है सब में 4 ऑक्सीजन है एट अ टाइम, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि एल्वियोलाई में ज़्यादा होगा, वो 100% के आसपास होता है, मतलब 97% के आसपास होता है। तो अगर 100% है, उसके नीचे मैंने क्या लिखा देखो 75%। 75% क्या है, सेचुरेशन है। ये जो है परसेंटेज सेचुरेशन, अगर 75% है, यहाँ पे आओ, 75% सेचुरेशन वाला केस कौन सा था, मतलब हीमोग्लोबिन ने, जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल है 75% सेचुरेशन, मतलब खुद के पास 3 ऑक्सीजन है, मतलब उसने एक छोड़ा मतलब नॉर्मल केस। और वहाँ पे PO2 कितना था 40, उसने एक छोड़ दिया इसलिए 75% सेचुरेटेड है, मतलब PO2 का केस को क्या हो जाएगा 40। इस केस में PO2 शुड बी 40। दूसरा केस 50% मतलब P50 का केस, 50% सेचुरेटेड मतलब 50% डिसोसिएटेड,
ये है 50% वाला केस, 50% सैचुरेटेड, 50% डिसोसिएटेड। अगर ये 50% वाला केस है, वहाँ पे देखो कितना था 30, सो से यहाँ से मैंने अगर यहाँ पे ड्रॉप किया, दिस शुड बी अराउंड 30 के आसपास। और लास्ट वाला केस ये हो गया, अभी एक्सरसाइज के दौरान उसने खुद के पास सिर्फ एक रखा, देखो 4 होना चाहिए आइडियली सभी के पास, हीमोग्लोबिन है मतलब 4 ऑक्सीजन, उसने 3 डोनेट कर दिए, तो डिसोसिएशन कितना हो जाएगा 75, पर सैचुरेशन फिर खुद के पास कितना रहेगा 1, मतलब 25%। तो एक्सरसाइज वाला केस मतलब ये वाला, वहाँ पे PO2 कितना है 20, तो 25% सैचुरेशन में दिस शुड बी अराउंड 20। और इसी चीज़ को कहा जाता है, ये वाले को कहा जाता है P50 वाला। P50 मतलब दिस वैल्यू इज वी कैन से P50 इक्वल टू 30, जो कि मैंने कहा आइडियली कितना होगा 26 के आसपास। दिस इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसको हमेशा आप उल्टा भरिए। यू कैन ड्रॉ इट फ्रॉम दिस वे, बट अगर आपको इसको मतलब इंटरप्रेट करना है इसका मतलब, तभी आपको इसको उल्टा भरना है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ वी विल सी समथिंग कॉल्ड राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। मतलब अगर यही कर्व जो है, इसको अगर हम राइट और लेफ्ट पे शिफ्ट करें तो क्या वैल्यूज आएंगे इसके। से हम फर्स्ट देखते हैं राइट शिफ्ट का मतलब क्या है। ये वाला जो कर्व है वो यहाँ पे आया, इसी को कहा जाएगा राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट मतलब इस तरह इसने शिफ्ट किया, दिस इज राइट शिफ्ट। अभी एक चीज देखो, ये क्या है PO2 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या है सेम, दोनों ही जगह पे, इस कर्व में भी हो या फिर ये नए वाले कर्व में भी हो, PO2 का वैल्यू क्या है सेम। डिक्रीज क्या हुआ सैचुरेशन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन डिक्रीज हो गया। मतलब अगर कर्व राइट शिफ्ट करता है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन क्या होता है डिक्रीज। अगर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का प्रेशर मतलब सैचुरेशन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि PO2 लेवल इज लेस। एक केस मैंने क्या कहा कि ऑल्दो यहाँ पे PO2 क्या है सेम, पर दूसरा केस क्या हो सकता है कि PO2 लेवल अगर कम हो जाए तो भी ये कैसे हो सकता है। ठीक, मतलब ये वाला कर्व ऐसा होगा, देन ऑल्सो PO2 लेवल विल डिक्रीज। नेक्स्ट वी कैन सी, अगर किसी जगह पे PO2 कम है, मतलब उस जगह पे आप 3 चीज याद रखना है आपको, PCO2 विल बी हाई, H प्लस कंसेंट्रेशन विल बी हाई, 2,3 BPG बिसफॉस्फोग्लिसरेट विल बी हाई। अब ये क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में, BPG बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अभी के लिए आपको याद रखना है कि सैचुरेशन कम हो रहा है मतलब ऑक्सीजन कम है। अगर मैं राइट शिफ्ट पे देखो यहाँ पे सैचुरेशन घट रहा है मतलब ऑक्सीजन इज लेस, PO2 लेस मतलब CO2 H प्लस BPG विल बी हाई। अभी एक चीज याद रखना, H प्लस ज्यादा मतलब एसिडिटी ज्यादा, ठीक है, H प्लस बढ़ना मतलब एसिडिक कंडीशन, ठीक, मतलब pH का क्या होना कम होना, H प्लस का ज्यादा मतलब pH विल बी लेस। इन सारे कंडीशंस में द कर्व गोज इनटू राइट शिफ्ट। अभी देखो सैचुरेशन का घटना मतलब क्या होना, डिसोसिएशन होना। सैचुरेशन कम है मतलब डिसोसिएशन ज्यादा है। दैट इज दिस ग्राफ वी कैन सी इन व्हिच लेवल, टिश्यू। ये वाला जो कर्व है वो राइट शिफ्ट कहाँ पे करेगा, इन टिश्यू लेवल। वहीं पे अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट की बात करूं, लेफ्ट शिफ्ट में तो इसका उल्टा केस, कर्व विल गो समथिंग लाइक दिस। अगर कर्व यहाँ पे है देन वी कैन से दिस इज लेफ्ट शिफ्ट, ठीक, उसका उल्टा केस होगा। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HbO2, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ HbO2 विल बी हाई। अगर HbO2 का सैचुरेशन हाई है मतलब ये सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे उल्टे, PO2 ज्यादा, उसका मतलब PCO2 विल बी लेस, H प्लस विल बी लेस, 2,3 BPG विल ऑल्सो बी लेस। अब ये कहाँ पे होगा, देखो PO2 बढ़ रहा है, नॉर्मल से ज्यादा PO2 मतलब एल्वियोलाई, मतलब दिस विल बी सीन इन एल्वियोलाई लेवल। सो इफ वी से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, एक कहाँ पे देखा जाता है लेफ्ट शिफ्ट एल्वियोलाई में, राइट शिफ्ट टिश्यू में। मतलब क्योंकि आप सिर्फ एक केस सीखो, दूसरा अपने आप इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ पे जाए, राइट शिफ्ट अगर हो जाए मतलब इसका जो है सैचुरेशन क्या हो जाता है कम, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम मतलब ऑक्सीजन कम PO2 कम। अगर PO2 का वैल्यू कम है PCO2 विल बी हाई, H प्लस विल बी हाई, BPG विल बी हाई। 2,3 BPG नाम का एक केमिकल है, दिस विल ऑल्सो बी हाई। और ये कहाँ पे होता है, ऑक्सीजन कम CO2 ज़्यादा, टिश्यू में। पता है ना आपको PO2 कम होता है मतलब PO2 इज 40, PCO2 इज 45, दैट इज टिश्यू।
यहाँ पे देखिए PO2 ज़्यादा PCO2 कम, कहाँ पे होगा एल्वियोलाई 104 और 40, ठीक। अब ये वाले राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट के केस में एक जो ये केस है, इस चीज़ को कहा जाता है बोर्स इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अगर PCO2 बढ़ेगा इट विल लीड टू डिसोसिएशन। ये क्या कर देगा, सैचुरेशन को हटाना मतलब डिसोसिएशन को बढ़ाना, और दिस टेक्स प्लेस इन टिश्यू लेवल एंड शिफ्ट्स द कर्व टू राइट। इसी चीज़ को कहा जाता है बोर्स इफेक्ट। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा कि आइडेंटिफाई XYZ, तो हमको देख के लग रहा है कि ये नॉर्मल वाला कर्व है, ये राइट शिफ्ट है, ये लेफ्ट शिफ्ट है, ऑल्दो दिस इज ट्रू। पर एक बार आप ऑप्शन देखिए, नाम ऐसा कुछ नहीं है, फीटल एडल्ट मायोग्लोबिन ऐसा नाम है। अभी अगर मैं ऐसा कहूँ कि चारों ही ऑप्शंस में नाम तो ऐसे ही है, एडल्ट हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ऐसे नाम दिए हुए हैं। एक बार देख लेते हैं इसका मतलब। से एडल्ट हीमोग्लोबिन के साथ अगर मैं फीटल हीमोग्लोबिन का कर्व बनाऊं, से दिस इज द कर्व ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ, से दिस इज एडल्ट हीमोग्लोबिन। इसके साथ अगर मुझे कंपेयर करना हो फीटल वाला केस, दिस इज फीटल हीमोग्लोबिन। मतलब एडल्ट के रेस्पेक्ट में फीटल का क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट। एडल्ट हीमोग्लोबिन के रेस्पेक्ट में फीटल हीमोग्लोबिन कर्व कहाँ पे होता है, लेफ्ट। दैट इज, अभी इसका अगर रीजन पूछा जाए, ये देखने में तो लेफ्ट शिफ्ट लगता है, पर एक्चुअली इसको लेफ्ट शिफ्ट तो कह नहीं सकते, दो अलग अलग और इंडिविजुअल के हैं, एक फीटल का है एक एडल्ट का है। अभी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, मैं एक बार बस इसको कहूंगा, आप सुन लीजिए। ये जो BPG वाला मॉलिक्यूल है, एक बार देखो, BPG ज्यादा है, BPG ज्यादा है तो राइट शिफ्ट, BPG कम है तो लेफ्ट शिफ्ट। ये जो फीटल वाला हीमोग्लोबिन है, इसको BPG के इम्पैक्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसके लिए BPG 0 है। एडल्ट हीमोग्लोबिन में आपको पता होगा 4 चेन है, अल्फा 2 बीटा 2, मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था। ये जो BPG है, BPG बाइंड करता है बीटा चेन से, 2,3 BPG वाला जो मॉलिक्यूल है, ये बाइंड करता है किसके साथ, बीटा चेन, हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के साथ। अगर ये ज़्यादा अगर हो गया तो राइट शिफ्ट होगा, कम हो गया तो लेफ्ट शिफ्ट होगा। पर फीटल के हीमोग्लोबिन के केस में बीटा चेन है ही नहीं, उसका नाम है अल्फा 2 गामा 2। अब ये जो BPG है, ये तो इसके साथ बाइंड ही नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ किसके साथ बाइंड करता है, बीटा चेन के साथ। अगर ज़्यादा बाइंड किया तो राइट शिफ्ट, कम बाइंड किया तो लेफ्ट शिफ्ट, अगर बाइंड ही नहीं किया तो और लेफ्ट शिफ्ट। समझ में आया? अगर ज़्यादा बाइंड किया तो राइट शिफ्ट, कम बाइंड किया तो लेफ्ट शिफ्ट। अब ये तो बाइंड ही नहीं कर पाएगा, अगर बाइंड किया ही नहीं तो और लेफ्ट शिफ्ट। दैट इज, अगर ये एडल्ट है उसके बाद क्या आएगा, उसके पीछे क्या आएगा, फीटल। तो से मैंने कहा कि दिस इज एडल्ट, दिस इज फीटल। अगर मैंने कहा कि दिस इज एडल्ट हीमोग्लोबिन, दिस इज फीटल हीमोग्लोबिन, आपको अभी एक क्वेश्चन आएगा कि हम तो उल्टा वाला भी कर सकते हैं, किसी हम Y को एडल्ट ले, X को फीटल ले, देखते हैं अभी क्यों ने मैंने नहीं लिया। तीसरा ऑप्शन है मायोग्लोबिन का। अभी मायोग्लोबिन वाला ऑप्शन अब देखिए क्या होगा। इसी में अगर मुझे कहे कि मायोग्लोबिन का केस क्या है, हीमोग्लोबिन को 100% सैचुरेट करना, कितने ऑक्सीजन चाहिए, 4। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से बाइंड कर पाएगा, 4। मायोग्लोबिन के केस में एक ऑक्सीजन के साथ मायोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड हो जाता है। मतलब मायोग्लोबिन डिफरेंट मॉलिक्यूल है, मसल का पिगमेंट। अगर मसल का जो रेड कलर है इट इज ड्यू टू मायोग्लोबिन। अगर एक मायोग्लोबिन के साथ आप एक ऑक्सीजन जोड़ दो, इट इज 100% सैचुरेटेड, मतलब ये बहुत ज़्यादा सैचुरेट होगा। अभी देखो राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट में यहाँ पे सैचुरेशन बढ़ रहा है, मतलब जब लेफ्ट शिफ्ट होगा तब सैचुरेशन बढ़ेगा। अब यहाँ पे जो है मायोग्लोबिन का केस, ये तो एक ही ऑक्सीजन में 100% सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब इसका कर्व क्या आएगा, और लेफ्ट से। दिस इज द कर्व ऑफ मायोग्लोबिन। ऑक्सीजन है एक, मतलब 100% सैचुरेटेड, नहीं है तो 0% हो जाएगा। मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में भी मायोग्लोबिन कहाँ आएगा, और ऊपर। अगर मुझे इसका रीजन पूछे, ऑल्दो मैंने इसको दिया है क्वेश्चन फॉर्म में, एक कंसेप्ट मुझे समझाना था। फीटल हीमोग्लोबिन का लेफ्ट क्यों है, बिकॉज जो फीटल हीमोग्लोबिन है उसका कंडीशन क्या है, अल्फा 2 गामा 2, और इसके साथ 2,3 BPG कैनॉट बाइंड, 2,3 BPG कैन नॉट बाइंड, इसीलिए ये कहाँ पे शिफ्ट हो गया, लेफ्ट पे। क्योंकि अगर ज्यादा बाइंड करता है राइट शिफ्ट, कम बाइंड करता है लेफ्ट शिफ्ट, बाइंड ही नहीं करता है तो और लेफ्ट शिफ्ट। और इसका केस क्या है, मायोग्लोबिन, उससे भी लेफ्ट क्यों गया, क्योंकि ये 1 ऑक्सीजन में सैचुरेटेड हो जाता है।
बाकी के नीचे के जो दोनों केसेस है, दोनों में मतलब कितने ऑक्सीजन चाहिए? 4। ये तो एक ही ऑक्सीजन में 100% सैचुरेटेड हो जाएगा, इसलिए ये कितना आएगा? और लेफ्ट। अभी अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो हमारे लिए ऑप्शन में क्या होना चाहिए? देखो, एक्स पे होना चाहिए मायोग्लोबिन, एक्स मतलब ये, एक्स पे हो गया मायोग्लोबिन, मतलब एक ही ऑप्शन निकलेगा, फिर वाई होगा फिटल और फिर जेड होगा एडल्ट। आंसर शुड बी ऑप्शन सी। सो दिस वॉज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। आई होप ये लेक्चर जो था दिस वॉज वेरी डिटेल्ड। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड सेशंस ऑन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे हमने P50 का केस पढ़ा, यहाँ पे हमने राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट पढ़ा, यहाँ पे हमने एडल्ट और फिटल हीमोग्लोबिन का केस, उसके साथ मायोग्लोबिन को हमने कंपेयर किया। सो दिस वॉज अ वेरी डिटेल्ड सेशन। अगर कहीं पे भी आपको दिक्कत है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू। We will see in the next lecture on next Tuesday. Until then, this is Dr. Niladridev signing off.